उसी पे आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी के पास सवाल लेके जा रहा हूं कि अब यहां पर पिक्चर में आई थिंक हमें अखिलेश यादव को लेकर आना पड़ेगा। आप अगर उनके उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो जो खुद यादव पार्टी है इस बार सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, और जितनी मेरी जानकारी वो सब उनके परिवार के थे। उसके अलावा सारे टिकट उनके गए हैं या तो एससीज को या दलितों को। शायद वो ये मैसेज देने में कामयाब रहे जो आप में से कोई अभी बोल रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो वो जो डर है वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग की। प्रेम कुमार जी सिर्फ 5 टिकट उन्होंने दिए यादवों को, सिर्फ 4 शायद आई थिंक मुस्लिमों को दिए हैं। बाकी सारे टिकट जो उन्होंने बांटे हैं वो उसी समीकरण पे बांटते हैं। क्या ये जी, तो क्या समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव का ये दांव चल गया और यहां बीजेपी चूक गई? देखिए भट्ट जी, अगर हम अखिलेश यादव जी ने जो जातिगत आधार पर जो एक पीडीए, हाँ, जिस पीडीए की हम बात कर रहे हैं जी, तो हम उसको पैरेलली देखें तो मायावती जी ने भी आधे से थोड़े कम सीटों पर मुस्लिम और ब्राह्मणों को टिकट दिए, लेकिन उनका तो कार्ड नहीं चला। तो यहाँ पर फिर से हमको आना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की वो क्यों चल गया और मायावती जी का क्यों नहीं चला, या ये बात परखने की जरूरत नहीं। पर तो प्रेम कुमार जी एक बार फिर से अयोध्या को बीच में ला रहा हूं। कितने से करीब 56,000 वोटों से जीते हैं यहां पर अवधेश जी, ठीक है, और वहां पर लल्लू सिंह हारे उतने ही वोटों से, लेकिन जो मायावती के ब्राह्मण उम्मीदवार थे वो 46,000 वोट ले गए। अगर वो ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारती अयोध्या में तो शायद ये नतीजा ऐसा ना होता इस समय। बिल्कुल, आपने उस मुद्दे पर भी ध्यान दिला दिया इस प्रश्न के माध्यम से कि लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के कारण समाज पूरे इंडिया गठबंधन को 16 सीटों का नुकसान हुआ है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा तो कहना है कि मायावती जी के कारण इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हुई है, और 16 सीटों का नुकसान अंक गणितीय आंकड़ा हो सकता है, लेकिन आपने अयोध्या का जैसा बताया वैसी कई सीटें बीजेपी को नुकसान मायावती जी के कारण हुई हैं। तो मायावती जी के मूल बात है कि उनका वोट परसेंट आधा हो गया, पहले के मुकाबले 19 से 9 पर आ गई, लगभग 10% का कम हो गया। और यहीं पर एक बात हम ये कह रहे हैं कि जो बात अभी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी वही मुद्दे थे जो इस चुनाव में थे और तब नहीं चला, लेकिन यहाँ करेक्शन लीजिए अवधेश जी, विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष चला था, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरी थी, सत्ता में नहीं आ सकी वो अलग बात है, उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी वो मुद्दे बहुत मजबूती से चले थे। और वही मुद्दा एक नई सरकार से उम्मीद भी थी, जब उस सरकार ने फिर उन मुद्दों को अनसुनी की जिसमें कि वे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम लोग सड़क पर थे, पेपर लीक का मुद्दा था, वो खुले गायों का मुद्दा था, वो सारे मुद्दे पुराने थे, लेकिन वो मुद्दे पुराने नई सरकार माने लोकसभा चुनाव में बड़े होकर के उस असंतोष को गहरा कर रहे थे, ये कारण है। और लेकिन विपक्ष जो है नैरेटिव के मामले में, मैंने पहले भी कहा, रिपीट करता हूं कि बीजेपी ने जो नैरेटिव दिया उसकी काट विपक्ष खोज पाया, विपक्ष ने जो नैरेटिव दिया वो काट बीजेपी खोज नहीं पाया। इसकी कमी, सबसे बड़ी कमी संगठनात्मक स्तर पर रही। जेपी नड्डा जी ने जो बयान आरएसएस के बारे में दिया उसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा। अब क्यों पड़ा ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में नहीं पड़ा और उत्तर प्रदेश में पड़ा, क्योंकि इसकी वजह भी संगठनात्मक ही है, जहां संगठन के लोगों ने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। तो पूरा संगठन जो हाई लीडरशिप है ना, उसका सिंक नहीं बैठा योगी आदित्यनाथ जी और लोकल लीडरशिप के कारण। आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी की स्ट्राइक रेट कितनी बुरी है उत्तर प्रदेश में, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं वहां वहां हार रहे हैं। ऐसा पहले होता था क्या? लेकिन ये देखने को मिला इस बार। यह आप बनारस से भी इस बात को देख सकते हैं। बनारस में आखिर 1.5 लाख का ही अंतर होना कोई ये घटना तो नहीं है। पिछली बार मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में उतना मार्जिन लिए थे, इस बार बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तो बड़े मार्जिन आने चाहिए। वो भला हो अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने कहा कि 80 सीटों में हम क्यूटो को छोड़ के 79 सीट जीत रहे हैं। वो एक तरह से मैसेज था कि अजय राय जी के साथ जो उनका तू मैं उनकी हुई थी वो एक तरह से सपोर्ट हो गया, नहीं तो ये 1.5 लाख से भी नहीं हार जाते नरेंद्र मोदी। इस बात को मैं पहले भी कह रहा था, लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था कि मोदी जी हार सकते हैं, लेकिन बचाया है तो अखिलेश यादव जी ने बचाया है जी। ठीक है ब्रजेश जी, तो
देखिए, ये जो अभी थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, इस तरह के एक दो बयान आज दिन में आए भी कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें रिफ्ट था। एक बयान आया कि जो उम्मीदवार थे उस पर ठीक से पैसे खर्चे नहीं किए गए। कुछ और आया है कि इसकी जांच कराएं, ये कराएं, वो कराएं। तो क्या एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए या अपनी सोशल इंजीनियरिंग को पुख्ता किया, और दूसरी तरफ कॉम्प्लिसेंसी प्लस एक ये बात कि भाई इंटरनली शायद चीजें पूरी तरह से फिट नहीं थी बीजेपी के अंदर। मुख्यमंत्री अलग जा रहे थे, संगठन अलग जा रहा था, शायद केंद्र अलग जा रहा होगा, और उसका नुकसान शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा। नहीं तो इस पे काम जरूर करते, उन्हें लगा होगा कि राम मंदिर और वो चीजें शायद बहुत बेहतर काम करेगी। तो ये सबका मिश्रण है जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप एमपी को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान में थोड़ा ऊंचा नीचा है, लेकिन उतना नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला दूसरा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव में भी यही स्थितियां थीं, मुद्दे थे, लेकिन तब लोगों को ये विश्वास था कि अभी योगी को हमको जिताना है, आगे ये स्थितियों में सुधार होगा। जहां हम जाते थे वो लोग कहते थे कि नहीं, ये यही लोग ठीक करेंगे, अब वोट इनको दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तो मुद्दे आ गए कि इसका असर पड़ा। दूसरी बात और है कि जो प्रत्याशी चयन की बात मैं कह रहा हूं, आप प्रत्याशी चयन की बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग 2 बार आपको जिता चुके हैं। इसके पिछली बार भी वही मुद्दा उठा था कि प्रत्याशी ठीक नहीं है, फिर आपने कहा नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दीजिए, मोदी के नाम पर वोट दीजिए, फिर लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। अब कितने बार लोग करेंगे? वो सांसद आना नहीं चाहते, आना क्या, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग उबे हुए हैं। लोग कितने दिन आपकी बात कितने क्यों स्वीकार करने लगेंगे वो कि साहब आप जो कह दो वोट डाल दें और आप उनकी बात ना माने? क्यों न माने आप? ये हुआ है सारा मामला, ये हुआ है कि सारा इकट्ठा होता रहा सारा मामला, और लोग कहते रहे, प्रतिनिधिमंडल गए लोग मिलने के लिए, डिमांड की साहब इनको न दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए। आप समझ लीजिए प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत मैंने देखी है। जो लोग कह रहे हैं वो गए नहीं। सवाल ये है कि बातें सुनी क्यों नहीं गई? नहीं करना चाहते, ये बातें सुनी क्यों नहीं गई कि साहब हम सबको रिपीट, मैं बता तो रहा हूं, नहीं सुनी गई। कहा सबको रिपीट कर देना। सारे लोग जब किसी ने बोला तो उसको ये कह दिया कि ठीक है, वो सब लोग अंत में जाके वोट देंगे। लोग ऐसा कोई ऐसे, तो क्या कैलकुलेशन में चूक हो गई? क्या कैलकुलेशन में चूक हो गई? बहुत बड़ी। आप समझ लीजिए, एक तरफ जाति समीकरणों को तलाशा जा रहा था, एक तरफ जाति समीकरणों को नए सिरे से गढ़ा जा रहा था, सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया जा रहा था, और एक तरफ वही जो 2 बार से चुनाव जिस समीकरणों में चल रहा था, आप उसी को प्रयोग नहीं कर सकते, थोड़ा बदलाव करना होगा। यदि आप सोचे कि वही प्रयोग करते रहे, वही प्रयोग करते, तो कोई नहीं सुनता। आपकी क्यों सुनने लगे बात? मैं बताया तो मैंने आपको, अलीगढ़ गए तो उन्होंने कहा ठीक है ये सीट हार जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे इनको। अब ये सीट मोदी हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, देश में जीत रहे हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। हर आदमी तो एक बात मुझे समझनी होगी। चलिए, मैं बाकी लोगों से भी आता हूं। प्रेम कुमार जी, अभी आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि नहीं सुनी गई, वही चीजें रिपीट की गई। लगभग ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी, वहां भी टिकटों का चयन ऊपर से हुआ, बल्कि वहां पर भी एक फैक्टर था। हो सकता है कि जिस तरीके से वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो अपनी गद्दी से जाते रहे, बाद में उन्होंने बहुत कुछ भाषण और रैलियां भी की, मामला ठंडा हो गया, अलग बात है। लोग वहां भी गुस्सा दिखा सकते थे, जैसे शिवराज सिंह हटे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टी एक सीट बढ़कर आई, 30 में से 30, 100%, 29 में से 29, 100% रिजल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वहां बहुत अंतर आ जाता है। क्या हुआ फिर? वहां पे भी नहीं सुना होता अगर ऐसा होता तो। सर म्यूट पर हैं आप, प्रेम जी। जी, मैं इसी प्रश्न पर हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि जो सीटें नहीं बदली गई, उम्मीदवार नहीं बदले गए, तो इसका कारण था कि उम्मीदवार बदले जाते तो किसको टिकट दिया जाए, तो रिकमेंडेशन किसका चले। योगी आदित्यनाथ जी लिस्ट लेके कई बार पहुंचा चुके थे, उनकी एक भी नहीं चली, उनका एक भी रिकमेंडेशन नहीं माना गया। तो इसका तरीका ये निकाला गया कि कम से कम बदलाव करो।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिपीट किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी का कुनबा बड़ा होकर के ये संसद में न पहुंच जाए, ये प्रयोग करने से बचा गया। मध्य प्रदेश में ये संकट नहीं था, वहां प्रयोग बड़े आराम से हुआ, क्योंकि शिवराज सिंह पहले हटाए जा चुके थे। नए मोहन यादव जी में वो बात ही नहीं थी कि वो रिकमेंड करते कि यहां से इसको टिकट दे दीजिए, उसको टिकट दे दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका को जो सीमित करने की कोशिश हुई, इससे योगी आदित्यनाथ जी का कुनबा पूरी तरीके से एक तरह से उदासीन हो गया। हम ये कहेंगे, हम बैठ गया तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन उदासीन हो गया, और उसका नुकसान जो है पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम योगी आदित्यनाथ को होल सोल अकेले जिम्मेदार बता रहे नहीं। इससे पहले हमने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी के लेवल पर भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई, खुद को भगवान बताने की, आरएसएस को नहीं मानने की, उसका भी संगठन पर उल्टा असर पड़ा। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूरे संगठन को अपने हाथ में ले रखा था, भाई व्हाट्सएप भी करो तो उन्हीं की टीम को करो, सारी रिपोर्ट उन्हीं को दो, तो फिर जिम्मेदारी भी लो। आज ये इस भाव में योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने रिएक्ट किया है कि सब कुछ आप ही करेंगे तो जिम्मेदारी भी लीजिए। आज उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है भट्ट साहब।